नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका लॉकडाउन ऑनर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हमारे जो फ्यूचर टेंस है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो सिंपल फ्यूचर टेंस है, वो पूरा होने के बाद में हम आज स्टार्ट करेंगे अपना फ्यूचर टेंस का सेकंड पार्ट। तो फ्यूचर टेंस का सेकंड पार्ट है हमारे पास में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, हमारे पास में इसका सेकंड पार्ट है, ये है हमारे पास में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। इसमें कोई काम ना तो हो रहा होता है और ना ही पूरा हुआ होता है। इस टेंस के अंतर्गत ऐसे सेंटेंस आते हैं जिससे हमें बोध होता है कि अब ये काम आने वाले समय में होगा। ठीक है, मतलब कि ये इंडिकेट करता है हमारे भविष्य को। ठीक है, भविष्य काल के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसकी सिंपल इसकी पहचान है हमारे पास में। सबसे पहले इसकी पहचान, ठीक है, देखिए इसकी पहचान होगी, इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होगे आदि शब्द आते। ठीक है, अब देखिए हमारे इतने सारे टेंस हो गए, आपको पता तो होगा ही कि हम किस प्रकार से पहचान से टेंस का पता लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि हम किस प्रकार से पता लगाएंगे। तो देखिए जैसे श्याम कल खेल रहा होगा। ठीक है, मैं कुछ भी मैं लिख रहा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास में, रहा होगा, रहा होगा। इस प्रकार से जो हमारे पास में शब्द आते हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस, हमारा जो वाक्य है वो कौन सा टेंस का है, हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी सिंपल पहचान कि हम किस प्रकार से पता लगाएंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। अब देखिए सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट बात आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब कि सहायक क्रिया। देखिए कोई भी टेंस होता है उसके अंदर दो चीजें होती है, कोई भी सेंटेंस हो चाहे उसके अंदर दो चीजें होती है हमारे पास में। एक तो होती है अपनी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है अपनी मेन वर्ब, इसको तो हम केवल वर्ब ही बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब ये सहायक क्रिया होती है और सहायक क्रिया हर टेंस के लिए अलग अलग होती है, लेकिन एक टेंस में, एक प्रकार के टेंस में सहायक क्रिया एक समान होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो उसके अंदर हमारे पास सहायक क्रिया होती है डू या डज। तो चाहे टेंस के सेंटेंस चाहे कैसा भी हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे एफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, कोई भी हो, उसके अंदर हमारे पास में यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, डू या डज ही रहेगी। ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब एक टेंस में एक समान ही होती है, लेकिन अलग अलग टेंसों में अलग अलग होती है। जबकि जो मेन वर्ब होती है ये तो हर वाक्य के साथ बदलती रहती है। मेन वर्ब क्या होती है, जो हमारे पास में सेंटेंस दिया हुआ है उसमें जो काम हो रहा है उसका बोध कराने वाले शब्द हमारे पास में किसमें गिने जाते हैं, हमारे पास में मेन वर्ब में गिने जाते हैं। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर जो ये वाक्य है, जैसे श्याम कल खेल रहा होगा,
तो देखिए रहा होगा, इससे तो ये इसमें जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी वो तो इस टेंस ही फिक्स होगी, ठीक है। ये तो जो मैं भी आपको बताऊंगा वो फिक्स होगी हेल्पिंग वर्ब तो। लेकिन इसमें वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब होगी इसमें, खेल रहा होगा। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, वह होती है हमारी मेन वर्ब। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है। तो खेलना हमारे पास में क्या हो गई, यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, ठीक है। अब देखिए ये सेंटेंस भी इसी टेंस का है और ये सेंटेंस भी इसी टेंस का है। लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, यहाँ पर ये लिख रहा, तो ये हमारे पास में यहाँ पर लिखना है, जो हमारी ये लिखना हो गई हमारे यहाँ पर मेन वर्ब, ठीक है। अब देखिए जब हम इसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो दोनों में मतलब कि लगभग सेम ही हमें हेल्पिंग वर्ब को काम मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो हर सेंटेंस में अलग अलग होती है, ठीक है। तो देखिए ये तो हुई, मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में और मेन वर्ब के बारे में। अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि इस टेंस के अंदर हमारे हेल्पिंग वर्ब जो हमारी सहायक क्रिया है कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर दो होती है हमारे पास में, एक होती है हमारे पास में शैल बी और दूसरी होती है हमारे पास में विल बी। अब देखिए मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था कि जहां पर सेल आ जाता है उसका यूज हम करते हैं हमेशा आई और वी के साथ, ठीक है। बाकी जो हमारे पास जो विल है इसका यूज हम बाकी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। बाकी जो भी बच गया ही सी इट दे कुछ भी, ठीक है, यू जो कुछ भी बच गया उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर विल हैव का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए दो बात हो गई। सबसे पहली बात हुई हमारी पहचान की। तो इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में यहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार से आते हैं सब। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में यहाँ पर दो है, एक है सेल है और एक है विल है, ठीक है। ये सेल बी और विल बी वो आ जाएगी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास में सेल बी और विल बी। अब इसका हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे ये आपको पता ही है, क्योंकि हम इतने सारे टेंस इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं। आपको इतना तो पता ही है कि हम किस प्रकार से यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स का और मेन वर्ब का, और किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने जो हमारा हिंदी सेंटेंस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। हमने पूरा प्रेजेंट पढ़ दिया, पूरा पास्ट पढ़ दिया और फ्यूचर का भी हमने फर्स्ट पार्ट पहले हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर किसकी देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम अपने एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो देखिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले होती है हमारे पास में सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में होता है हमारे पास में अपना हेल्पिंग वर्ब होती है अपनी, फिर आती है अपनी जो वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ ही इसमें आईएनजी भी हमको साथ के साथ लगाना है। क्यों लगाना है, इसके लिए हमने आपको पहले बताया था कि कंटिन्यूस है, तो यदि चाहे कंटिन्यूस चाहे कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फिर हो फ्यूचर, कंटिन्यूस चाहे कोई भी हो, उसमें हमें किसका यूज करना है, आईएनजी का यूज करना ही है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर आ गई अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें किसका यूज करना है, आईएनजी का। उसके बाद में आएगा अपना ऑब्जेक्ट और फिर आएगा अदर वर्ड, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो गया। अब देखिए कोई सेंटेंस लेते हैं हम, कोई भी सेंटेंस, जैसे कि श्याम कल खेल रहा होगा, इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, कौन सा टेंस है।
तो देखिए टेंस कौन सा होगा, टेंस होगा यहाँ पर रहा होगा, तो रहा होगा हमारे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन या जो हमने पहचान लिखी थी, ठीक है, उसके हिसाब से हमारे पास में हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हो गया, ठीक है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है ये वाक्य पता चलते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। हेल्पिंग वर्ब होगी हमारे पास में शैल बी और विल बी, ठीक है। अब ये पता होते ही हमारे दिमाग में ये भी आना चाहिए कि ये सेंटेंस कैसा है, पहले ये पहचानेंगे। तो देखिए श्याम कल खेल रहा होगा, एकदम सिंपल सेंटेंस है, ना तो कोई इसमें कोई नकारात्मक शब्द है और ना ही कोई इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए हमें पता चल गया कि ये हमारा सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमें ये भी पता चल गया कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अब देखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद में उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले पहचानेंगे कि हमारे पास में जो वाक्य है अपना, इसमें हमारे पास में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये सब क्या है। तो देखिए काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमारे पास में श्याम तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में काम क्या हो रहा है, वो होगी अपनी वर्ब, तो खेलना यहाँ पर काम हो रहा है, तो ये होगी अपनी वर्ब, ठीक है। और इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, और ये जो कल है ये हमारे पास में आएगा अदर वर्ड में, ठीक है, जो बच जाता है उसमें आ जाएगा। तो देखिए ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हम यहाँ पर श्याम, तो ये लीजिए श्याम, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दो है, एक है हमारे पास में शैल बी और दूसरी है विल बी। शैल बी का यूज करते हैं हम आई और वी के साथ, और विल बी का यूज इनके अलावा जो कुछ भी बच गया यहाँ पर उसके साथ करते हैं। तो देखिए श्याम आई और वी में कंसिडर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हम विल बी का यूज करेंगे। तो श्याम विल बी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर प्ले, प्ले की इंग्लिश प्ले, ठीक है, खेलना की इंग्लिश प्ले हो गई। और फिर इसमें हमें क्या करना है, साथ ही साथ में आईएनजी भी लगा देना है, क्योंकि स्ट्रक्चर में हमें दिया हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये तो ये हो गई, और आईएनजी जोड़ना है और दोनों को मिलाकर प्लेइंग बना देना है, ठीक है। तो ये हो गया श्याम विल बी प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट हमारे पास में यहाँ पर है नहीं, ठीक है, जो बाकी बच गया वो लिख दो। तो यहाँ पर क्या है, कल। कल दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो होता है भूतकाल में भी कल होता है, और एक आने वाले भविष्य में भी कल होता है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि हमारा ये टेंस कौन सा है, भविष्य काल वाला है। तो यहाँ पर कल एक तो होता है यस्टरडे, और दूसरा होता है हमारे पास में टुमारो, ठीक है। तो देखिए ये तो बीते हुए कल के लिए काम आता है, ठीक है, और ये जो आने वाला है उसके लिए। तो श्याम विल बी प्लेइंग टुमारो लिख दो, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब देखिए ये अपना इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया। अब इस हिसाब से हम किसी भी सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट आराम से कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास में एक सेंटेंस और है, तो जैसे कि अब की बार हम आई और वी इस हिसाब से को देखते हैं। जैसे कि कोई भी सेंटेंस है हमारे पास में, देखिए जैसे कि मैं या फिर हम लिख देते हैं, सही रहेगा। हम खेलने वाला तो कर दिया एक बार, पत्र लिख रहे होंगे, ठीक है। इसकी देखिए इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, तो हम भी, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब शैल बी विल बी, यहाँ पर वी आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शैल बी। ये
सेल बी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, लिखना, तो लिखना की राइट, साथ आईएनजी राइटिंग, और फिर पत्र तो ए लेटर। ठीक है, इस प्रकार से ये भी अपना ट्रांसलेट हो गया। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में अपना नेगेटिव और इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव। ठीक है, इस प्रकार से जो से ये तो हो गया एकदम एफर्मेटिव, एकदम सिंपल सेंटेंस था। अब देखिए नेगेटिव में होता क्या है, नेगेटिव में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास में कोई सेंटेंस है, जैसे कि हम बाजार, या फिर कुछ भी ले लो, जैसे कि हम सिक्कर नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में ये सेंटेंस है, हम सिक्कर नहीं जा रहे होंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे अपना सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारे पास में हम, तो हम का हो जाएगा वी। अब हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है सेल बी विल बी। यहाँ पर कहाँ मिलेंगे हम, सेल बी, तो ये सेल। अब नोट लगाना है, तो नोट लगेगा सेल और बी के बीच में, तो सेल नोट बी। ठीक है, याद बस ध्यान ये रखना है कि हमें जो यहाँ पर अपना नोट लगाना है, ये कहाँ पर लगाना है, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसके अंदर जो दो पार्ट किए हुए हैं, एक है सेल, दूसरा है बी, इन दोनों के बीच में हमें किसका यूज करना है, नोट का यूज करना है। तो वी सेल नोट बी गोइंग टू सिक्कर। ये हो गया अपना ट्रांसलेट। अब इसके बाद में इंटरोगेटिव आएगा, तो इंटरोगेटिव में क्या होगा, जो हमारे पास में अपनी हेल्पिंग वर्ब होगी, इसको हम हमारे सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमारे पास में यही सेंटेंस है, मान लीजिए हम सिक्कर नहीं जा रहे होंगे, इसको हम लिख देते हैं क्या हम सिक्कर जा रहे होंगे। तो हमारे पास में जो हमारा सिंपल सेंटेंस है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसका आधा पार्ट हमारे पास में अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल बी। इस सेंटेंस के हिसाब से है सेल बी। तो इसमें से ये जो सेल है, इसको हम क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा सेल, फिर आएगा बी, फिर अपना बी रहेगा, नोट नहीं आएगा आपकी बार। नोट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नोट आते ही इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें केवल बनाना है इंटरोगेटिव, तो ये नोट नहीं आएगा यहाँ पर। सेल बी बी गोइंग टू सिक्कर, और ये यहाँ पर इंटरोगेटिव साइन, ये बन गया अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में यदि हमें बनाना है इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो क्या करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में किसका यूज कर देना है, केवल नोट का यूज कर देना है। इस प्रकार से ये हमारा ये जो सेंटेंस ट्रांसलेशन है ये पूरा होता है। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।